Hello everyone, you are welcome to online exam center, and in today's video we are going to discuss about electrical and electronics engineering MCQs. Okay, in today's video we will discuss about the source and some definitions, and this one is the part 2. And before this we have discussed some few more questions of electrical which may you find from the playlist. Okay, I have included them. You may also join with the following links and you may get connected with us. So now let's restart the video. Okay, you can download this particular PDF from the description. Okay, link is given in description. So now come to the first question. Source is a basic network element which supplies power to the network. सोर्स जो होता है बेसिक किसी भी नेटवर्क का बेसिक एलिमेंट होता है जो पावर सप्लाई करता है नेटवर्क में. ठीक है, तो आपको बताना है कि इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स. तो ऑब्वियस बात है, दिस इज़ वेरी मच बेसिक क्वेश्चन कि सोर्स हम उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो पावर सप्लाई करता है. ठीक है, सोर्स को हम इसीलिए हम इसमें बोलते हैं क्योंकि सोर्स इज़ यूज टू मोस्टली सप्लाई द पावर इन द नेटवर्क. ऐसे सोर्स को जो पावर सप्लाई करते हैं उनको हम एक्टिव सोर्स कहते हैं. ठीक है, और जो सोर्स पावर सप्लाई नहीं करते हैं, जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, उनको हम पैसिव सोर्स बोलते हैं. ठीक है, तो एवरीथिंग दैट सप्लाइज द पावर इज कॉल्ड एक्टिव सोर्स. सो इट इज़ अ true statement. So now come to the next question. The dependent source are of, जो dependent sources होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स की बात की जा रही है. वैसे तो आपने सुना होगा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपने सुना होगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, यानी हम अगर डिवाइड करें सोर्सेस को, तो हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं इनको. एक होता है जो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा होता है डिपेंड वाला. ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं वोल्टेज और करंट सोर्स में. ठीक है, हम अगर करंट को सी लिखें यहाँ पे तो करंट सोर्स के रूप में, और डिपेंडेंट को जब डिवाइड करते हैं तो ये फर्दर अलग अलग सेक्शन में जाते हैं. किस प्रकार से? एक होता है आपका यहाँ पर वोल्टेज VCVS. ठीक है, दूसरा होता है आपका VCCS, CCVS, और यहाँ पर आप देख सकते हैं CCCS. ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो ये भी वोल्टेज सोर्स ही है, भी वोल्टेज सोर्स है. एक करंट कंट्रोल है, ये वोल्टेज कंट्रोल है. वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल यहाँ पर करंट सोर्स. ठीक है, तो अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो दो यहाँ पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं. ठीक है, दीज आर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. और अगर इन दोनों की जो बच्चे हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये हैं हमारे वो वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स. तो ये दो अलग पार्ट है. ठीक है, ये दोनों अलग हैं यहाँ पे. क्लियर? तो आप इस तरीके से इनको दोनों को याद रख सकते हैं. तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम डिपेंडेंट सोर्स की बात करें यहाँ पे, तो डिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं. ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स आर ऑफ 4 टाइप्स. दीज आर ऑफ 4 टाइप्स. कौन कौन से? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स. इनके अलग अलग अपने अपने डिफरेंट सिम्बॉल्स हैं. आपको उम्मीद है कि सिम्बॉल्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप हमारा जो ट्यूटोरियल वीडियो है उसको देख सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द कांस्टेंट GM हैज़ अ डायमेंशन ऑफ. GM एक कांस्टेंट है. आपसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, जेई के एग्ज़ाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं. GM यहाँ पे है आपका ट्रांस कंडक्टेंस को शो करता है. GM शो करता है आपका ट्रांस कंडक्टेंस को. ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस. अब कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस. तो 1 रेजिस्टेंस इसकी इसको भी आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. जो यूनिट इसकी होगी वही होगी. तो इसकी यूनिट ओम इनवर्स भी हो सकती है, मो भी हो सकती है. ठीक है, सॉरी ट्रांस कंडक्टेंस की हमने यहाँ पर बात की तो हम ठीक है इस तरीके से हम कर सकते हैं. दूसरा हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एम्पियर पर वोल्ट. ओके, एम्पियर पर वोल्ट. अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें V=IR, तो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाता? V डिवाइडेड बाई
V डिवाइडेड बाई आई, V डिवाइडेड बाई आई, दिस इज रेजिस्टेंस। अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 1 करें और दोनों को इन्वर्स कर दें तो 1 बाई आर दैट विल बी इक्वल टू आई बाई V, and this is represented by sometime G. Okay, so this is current, or you say ampere per volt. Which one is the first option? So this one is the dimension of same as the dimension of ampere per volt. तो आपको इस तरीके से ट्रांस कंडक्टेंस, आपको क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन के बाद आपके पास क्या क्या क्लूज हैं आपको उनका इस्तेमाल करना है और तब जाके आपको आंसर देना है। ठीक है, अब डायमेंशन के केस में आप अब एक चीज़ और भी दे सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ी स्किल है तो। अब वोल्ट की डायमेंशन, एम्पियर की डायमेंशन, वोल्ट पर एम्पियर की डायमेंशन, इन तीनों की तो सेम होगी नहीं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो ही जाते हैं, फिर आपके पास कन्फ्यूजन होगा वोल्ट पर एम्पियर और एम्पियर पर वोल्ट, तो आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन है, आपको इसी रिलेशन को V इक्वल टू आई आर किसको नहीं पता है, सबको पता है, एवरीबडी नोज, सो you have to use this one. Okay, and you also know that 1 by r is also conductance. So when we are talking about transconductance, we will find out that in this way. Okay, so now come to the next question. Okay, first of all you look at the question and think about the question, and I am going to read this one. In current controlled voltage source, this is current controlled voltage source, voltage depends on the control current and the constant कॉल्ड, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज डिपेंड होता है कंट्रोल करंट और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इसमें, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड है, यानी वोल्टेज जो है वेरिएबल है, वोल्टेज कंट्रोल्ड है तो वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, मान लीजिए सपोज कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, हम उसको मान लीजिए सपोज कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लीजिए आपने x मान लिया, x तो वेरिएबल होता है, हम x नहीं मानते, हम यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सपोज दिस वन इज a, ओके, नो दिस वन इज a, अगर हम इसको a मान लेते हैं, दिस इज समथिंग एनीथिंग कांस्टेंट, बट इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द i, दैट मीन v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यानी कंट्रोल करंट है, वोल्टेज सोर्स है। देखिए वोल्टेज डिपेंड्स ऑन कंट्रोल करंट, यानी करंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं और वोल्टेज डिपेंड कर रहा है करंट पे। तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो रही है आप बिल्कुल देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, तो जो मैं यहाँ पे A एज्यूम कर रहा था यहाँ पे एक्चुअली R होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में R की वैल्यू हो जाएगी V बाई आई, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, रेजिस्टेंस। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरिएबल के लिए, तो जब वेरिएबल के केस में हम इसको सिर्फ रेजिस्टेंस नोटिफाई नहीं करेंगे, हम उसको ट्रांस रेजिस्टेंस नोटिफाई करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रांस रेजिस्टेंस। क्लियर, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। देखिए यहाँ पे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है, डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे, तो वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, करंट, और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, वोल्टेज। ठीक है, तो इस बीच में कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी रेजिस्टेंस, एंड इन केस ऑफ वेरिएबल वी सेड इट ट्रांस रेजिस्टेंस। ओके, सो आपको इस तरीके से ध्यान देना है। एवरी सर्किट इज ए नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क्स आर नॉट सर्किट, सभी सर्किट नेटवर्क होती हैं। ठीक है, आपके पास एसर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार, और ट्रू फॉल्स भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि सर्किट, जैसे कि रीजनिंग में आप पढ़ते हैं कि जैसे कि कभी कभार होता है कि जैसे टीचर हो गया और स्कूल हो गया, तो सभी टीचर जो होंगे, मेल टीचर होंगे, फीमेल टीचर होंगे, सभी के सभी स्कूल के अंदर ही आते हैं। इस तरीके से आप क्या करते हो, इसको फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसके केस में। ठीक है, कि कौन सही होता है, कौन सा नहीं होता, मतलब नेटवर्क बड़ा है कि सर्किट बड़ा है। तो देखिए आपको सीधी सी बात, मैं यहाँ पर कुछ कनेक्शन इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस कनेक्शन में आप कहीं भी कोई कनेक्शन आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉपर कनेक्शन नहीं दिख रहा। क्लियर, ठीक है, तो एलिमेंट्स तो इसमें कनेक्टेड हैं, कैपेसिटर भी लगा है, रेजिस्टेंस भी लगा है, इधर चलिए हम यहाँ पे इंडक्टर भी लगा देते हैं। ठीक है, बट दिस इज़ जस्ट अ नेटवर्क, नॉट अ सर्किट। सर्किट इसको कब कहा जाएगा, अच्छा कोई भी जो कनेक्शन है, अगर उसमें
टू और मोर देन टू एलिमेंट्स अगर कनेक्टेड हैं तो दैट कनेक्शन विल कॉल इज नेटवर्क। ठीक है, हम नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क एक जाल होती है। लेकिन सर्किट क्या होता है? सर्किट्स होते हैं कोई भी किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर कोई एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, तो तब हम उस पूरे नेटवर्क को हम सर्किट मानने लगते हैं। जहाँ किसी नेटवर्क के अंदर एक कोई क्लोज्ड पाथ आया जिसमें करंट फ्लो होने की संभावना है या हो सकती है, तो हम उसको तुरंत सर्किट में डाल देते हैं, यानी तब वो सर्किट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा पाथ नहीं है जहाँ पर एक करंट फ्लो हो सके, तो फिर नेटवर्क ही कंसीडर किया जाएगा। तो जब मैंने इसको क्लोज पाथ बनाया यहाँ से, तब ये सर्किट बना, इसके पहले ये नेटवर्क था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरी सर्किट इज़ अ नेटवर्क, एवरी सर्किट इज़ अ नेटवर्क। डेफिनेटली सर्किट तो नेटवर्क हो गई, बट ऑल नेटवर्क्स आर नॉट सर्किट, सो इट इज़ completely true. Okay, come to the next question. First of all, read the question and think about it. Which of the following is not an example of linear element? लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो आप पहले एक ऑप्शन देखिए और इस ऑप्शन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे लीनियर एलिमेंट हम किसको कहते हैं? जिनका जो रेजिस्टेंस, जिनका कैपेसिटेंस और जिनका इंडक्टेंस, ठीक है, लीनियरली वेरी होता है, उनको हम लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। जिनके में एक क्वांटिटीज़ लीनियरली वेरी नहीं होती हैं, उनको हम लीनियर एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम RCL की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों लीनियरली वेरी होने चाहिए अगर किसी क्वांटिटीज़ की है, तभी हम उसको लीनियर एलिमेंट के कैटेगरी में डालते हैं। अदरवाइज वो हम नॉन लीनियर उनको कहते हैं। ठीक है, उनको हम नॉन लीनियर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यानी जो R, L और C, ये तीनों जो होते हैं लीनियर एलिमेंट्स में आते हैं। ये आपको नोट डाउन करके लिख लेना है। ठीक है, यू शुड नोट इट डाउन बिकॉज दिस वन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें किसी भी एग्ज़ाम में, जो जूनियर इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर 100 एग्ज़ाम्स होंगे तो उन 100 एग्ज़ाम्स में से कम 60 एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। सो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे RLC को छोड़ के जो इंडक्टर और कैपेसिटर है, इसके अलावा जो बचता है वही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे ये लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा, वो थर्मिस्टर होगा। दिस इज थर्मिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड इट्स रेजिस्टेंस वेरी एक्सपोनेंशियली। ओके, तो ये लीनियरली वेरी नहीं होता, तो आप इसमें थर्मिस्टर इसको इसका एग्जाम्पल होगा। दैट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एलिमेंट्स। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से आपको जो ऑड है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि कौन अलग है। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे भी लीनियर एलिमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर जो है, इसके केस में भी जो रेजिस्टेंस है दैट विल डिपेंड ऑन वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द नेम। by just saying the name you may understand the concept that resistance is depending on the voltage supplied. Okay, so it's not varying linearly. And again come to the third option, C option, the temperature dependent resistance. Here the resistance is depending on temperature, so again it's not varying linearly, it is dependent on temperature here. And the third one is light dependent resistor. You must have seen LDR, we say in short form. So LDRs are light dependent. As the light will fall on it, so the resistance will decrease. Otherwise, if intensity of light is very reduced, then the resistance will be very high. So the resistance depend on the light, so it is also not a linearly varied. So here you can see the resistor here, particularly this word resistor is the odd one here. Baki rest of the three hain B, C, D, they all are similar in some way, but resistor is different. That is having a particular value for some material at particular point. Okay, so this one is different than all the other three. These three are non-linear, and this one is, you can consider it is a linear element. Okay, you must note it down in your notebook. Okay, now come to the next question. Which of the following is an active element? Okay, active element. ये क्वेश्चंस बहुत वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सच बताऊँ तो इसकी फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें कि एक्टिव एलिमेंट इसमें से कौन सा है,
तो फिर से अगर 100 एग्ज़ाम्स होने हैं अगर जेई के, तो उसमें आपको 72 to 75% के अराउंड एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी ये जो क्वेश्चंस है वेरी मच फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इनको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं दोज एलिमेंट्स विच सप्लाइज द एनर्जी किसी न किसी रूप में, जो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है अगर किसी सर्किट में, तो हम उसको एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जो एलिमेंट्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो उनको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर है, दे ऑल आर पैसिव एलिमेंट्स, दे डोंट हैव एनी एक्टिव सप्लाई, एक्टिव वर्क इन द सर्किट, ओके। इसीलिए जो यहाँ पर जो पावर कंजप्शन होता है, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें तो एवरेज पावर कंजप्शन अगर इसी की कंडीशन में मेजर करते हैं तो ये 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन बचता है ओपेम। तो ओपेम जो होता है दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ओपेम, ठीक है। यहाँ पर ओपेम आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ यूज्ड इन सर्किट फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। ये एम्पलीफिकेशन करने के काम आता है, ठीक है। कैसे काम आता है? आपने ओपेम की वर्किंग आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए या सिग्नल जनरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, टू जनरेट सिग्नल, ठीक है। टू जनरेट डिजिटल सिग्नल भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल और एनालॉग सिग्नल दोनों भी जनरेट करता है, ठीक है। तो इसके लिए टू जनरेट सिग्नल के लिए भी इस्तेमाल करता है। दैट्स वाई दिस इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिव एलिमेंट। और दिस वन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको अपने तरफ से ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मार्क करता हूँ, आप भी इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। दिस वन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर डायोड इज एन semiconductor diode. You must have seen the symbol of diode like this, okay. This work in is an element, ठीक है। तो आप पहले खुद से क्वेश्चन को देख लीजिए। ऑप्शन इज गिवन बायलैटरल, यूनिलैटरल, एक्टिव एंड पैसिव। तो हाउ डज इट बिहेव? ओके, यूनिलैटरल होता है, बायलैटरल होता है, एक्टिव होता है कि पैसिव होता है? तो सीधी सी बात आपको पता है कि द एरो डायरेक्शन इज सोन as only as to show that the current passes in this direction, that cannot passes in the reverse direction. It's not possibility. So the current always flows in this direction. So it works unilateral, ठीक है। तो हम इसको unilateral elements की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये तो इसको हमें एक्टिव पैसिव यहाँ पर एलिमेंट करते नहीं, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं यूनिलैटरल, यानी यूनिलैटरल एक ही डायरेक्शन में ये कंडक्ट करता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम इसको यूनिलैटरल एलिमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, नॉट बायलैटरल। बायलैटरल क्या होते हैं? जैसे रेजिस्टेंस होता है आपका, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करा सकता है, क्लियर। इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस दोनों डायरेक्शन में सेम बिना किसी नेचर में चेंज किए हुए भी यूज कर सकता है, किया जा सकता है। और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के केस में भी सेम यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट इज, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का एग्जाम्पल इसमें से कौन है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का एग्जाम्पल इसमें से यहाँ पर अगर हम देखें तो रजिस्टर, थर्मिस्टर और सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल में जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, RLC की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस में डिफाइन होता है पर्टिकुलर एरिया में, और थर्मिस्टर में भी डिफाइन होता है पर्टिकुलर लोकेशन में, सेमीकंडक्टर डायोड में भी डिफाइन होता है पर्टिकुलर लोकेशन में। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन लाइन्स की यहाँ पे बात करें, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबे नेटवर्क में होती हैं और इसका जो रेजिस्टेंस होता है पूरे एक नेटवर्क में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो भी पूरी लाइंस के जितनी होती हैं, लाइंस और इनके बीच में होता है, लाइन और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, जो हमें दिखता नहीं है। और इसका इंडक्टेंस भी ओवरऑल पूरे लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हम इसको जैसे कि हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस किसी पॉइंट पर लगा लेते हैं और हम बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में रेजिस्टेंस इतना लगा हुआ है, लेकिन ऐसा हम जो ट्रांसमिशन लाइन है उनके केस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है पूरे ट्रांसमिशन लाइन में इंक्लूड होता है, ठीक है। और उसमें जितने भी सर्किट एलिमेंट लगे रहते हैं उनका भी रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, कैपेसिटेंस अलग अलग होता है, अलग अलग अप्लायंसेस लगे होते हैं। तो हम अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसमें जो इसके पैरामीटर्स होते हैं, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस,
वो ओवरऑल टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ट्रांसमिशन लाइन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पावर सिस्टम एंड दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सो यू मस्ट नो इट। ओके, हम इसको इसलिए इनको लंप पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और आई होप जितने भी मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं सभी लोग इसका जवाब पॉजिटिवली देंगे, और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लेते आ रहेंगे। आपके पास ये जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं नियरली अबाउट 1000 क्वेश्चंस होंगे। हम सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं करवाएंगे, क्योंकि वन बाय वन आप जैसे करते जाएंगे आपको इससे हेल्प मिलती जाएगी, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट होते हैं जो लोग रिवाइज करते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हम एक क्वेश्चन को आसानी से समझ जाते हैं तो उसके जैसे हम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर हम 10 क्वेश्चन भी आसानी से करते हैं तो 10 × 10 अगर हम करें तो यू आर getting 100 questions from the same videos. Okay, but don't mind, we are going to cover up the 1000 questions in just 10 step of 10. Okay, तो हम यहाँ पे 1000 questions cover करेंगे, यानी you will get 100 videos of 10, तो then you will get 1000 questions. Okay, so be connected with us. We are going to bring up questions from every topic. Okay, so first of all let me what I say know about the question. What is it asking? If the resistance 3 ohm, 5 ohm, 7 ohm, 9 ohm are in series, then their equivalent resistance in ohm, यानी equivalent resistance कितना होगा उनका। ठीक है, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो इसमें आप में रेजिस्टेंस जो है ओम में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। साथ में जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पर ये जो लोगो बना हुआ है इसको आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या नीचे रेड बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिना मोटिवेशन के वर्क नहीं होता। ठीक है, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये जो PDF है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका जो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं।